हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको जो लेकर आई हूँ सुपर क्विक रिवीजन, वो है हिंदी कृतिका का पाठ 3, साना साना हाथ जोड़ी। ये पाठ आपने पढ़ा था और देखिए, मैंने ये भी उस समय कहा था कि घर में बैठकर हमने सिक्किम, गंगटोक जैसी सारी यात्राएं कर ली। यात्राएं कराई थी हमें लेखिका ने। इतने दूर दूर हम घर में बैठे बैठे ये सारी कंचनजंगा और ये चोटियां, पता नहीं क्या क्या संकीर्ण रास्ते, बर्फीले रास्ते, ऊंचे रास्ते, नीचे रास्ते, सब कुछ देख लिया था। और एक नई प्रेयर के बारे में भी जो सुना था कि सिक्किम की महिलाएं गाती हैं, वह है साना साना हाथ जोड़। ये पहली पंक्ति उसकी। तो ये वन शॉट में पूरा पाठ हमने पढ़ा है, एक एक शब्द हमने लिया है। बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमे हैं हम, यही खड़े खड़े और आप अपने घर पे बैठे बैठे। लेकिन अब वन शॉट आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लेकिन सुपर क्विक रिवीजन में हम चलेंगे कि कुछ प्रश्नों से आपके माध्यम से एक बार फिर आपको पूरे पाठ के दर्शन हो जाएंगे। सिक्किम की युवती के कथन में मैं इंडियन हूं से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। हम किस प्रकार के राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, इस बात को समझाना है। युमथांग में लेखिका ने चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, मतलब क्या तुम सिक्किम की निवासी हो। यह प्रश्न सुनकर उसने उत्तर दिया कि मैं सिक्किमी नहीं हूं, बल्कि मैं इंडियन हूं। कोई नहीं बताया, धर्म जाति कुछ भी नहीं, उसने कहा कि मैं इंडियन हूं। युवती के इस उत्तर को सुनकर लेखिका को बड़ा ही अच्छा लगा और वह सोचने लगी उस युवती के लिए अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि वो इंडियन है। उसके लिए राष्ट्र महत्व रखता है। इसी प्रकार हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर अपना प्रेम प्रकट करें। आप कहीं बाहर जाते, विदेश जाते, कोई आपसे पूछता है आप कौन हो, सबसे पहली बात कि मैं इंडियन हूं। फिर मैं कौन हूं, किस धर्म से हूं, किस संप्रदाय से हूं, वो तो अलग बात है। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं और हमारा वही एक पहला धर्म है। एक गाइड की विशेषताएं बताते हुए जितेन नार्गे की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जितेन नार्गे जो कि लेखिका को वहां के गाड़ी चला रहा था और पूरी जगह की जानकारी दे रहा था एज अ गाइड। तो जितेन नार्गे एक कुशल गाइड तो था ही, साथ ही उसमें कुछ मानवीय गुण थे। वह एक कुशल वक्ता था, क्षेत्र की पूरी जानकारी रखता था। कुशल गाइड में जो गुण होने चाहिए वो उसमें थे। कैसे गुण होने चाहिए? जितेन नार्गे एक कुशल गाइड होने के साथ साथ कुशल ड्राइवर था। उसे न केवल पर्वतीय प्रदेशों में गाड़ी चलाने का अभ्यास था, बल्कि वहां की प्राकृतिक, भौगोलिक और सामाजिक जानकारी भी थी। एक गाइड अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी एक गाइड को होनी चाहिए। तो जितेन नार्वे ऐसे ही था, कुशल ड्राइवर भी था, अच्छा गाइड भी था। वहां के जो प्राकृतिक वातावरण है, भौगोलिक, सामाजिक जो जानकारी है, वो भी उसको थी, वहां के मंदिरों के बारे में, वहां की मान्यताओं के बारे में। तो ये एक अच्छा गुण उसके अंदर था। साथ ही गाइड की वाणी मधुरता और रोचकता से परिपूर्ण होनी चाहिए। इससे पर्यटक, मतलब ये गुण भी गाइड में होना चाहिए कि वो ऐसी बातें करे कि उसके साथ जो पर्यटक बैठा है उसे बोरियत ना हो। ये गुण भी था जितेन में। लेखिका गाइड जितेन नार्वे मानवीय संवेदनाओं से युक्त था, इसलिए वह पहाड़ पर पत्थर तोड़ती पहाड़ी युवतियों के जिंदा रहने की कसमकस को बड़ी आसानी से लेखिका को के समक्ष व्यक्त करता है कि ये जो महिलाएं हैं पत्थर तोड़ रही हैं, तो जहां आप इतना सुंदर दृश्य देख रहे हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ भी भुखमरी फैली हुई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। तो ये लेखिका को बताता है ये सारे गुण जो गाइड में होने चाहिए और एक अच्छे व्यक्ति में, वो सारे जितेन नार्वे में थे। अगला है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति ने अपने आप से क्या व्यवस्था की है जहां जल संचित हो जाए। प्रकृति के जल संचय की व्यवस्था बड़ी ही अनूठी है। सर्दियों में जब पानी जमने लगता है तो प्रकृति बर्फ के रूप में उस जल का संग्रह कर लेती है। हिम मंडित हिमालय के शिखर इसी प्रकार के जल स्तंभ हैं जो बर्फ के रूप में पानी को एकत्र करते हैं। जब गर्मियों में सर्वत्र सभी जगह त्राही त्राही हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उस समय ये हिम शिखर अपनी बर्फ को पिघलाकर जलधारा के रूप में नदियों में बहकर सूखे कंठों की प्यास बुझा देते हैं। साथ ही कृषि के लिए भी अनुपम वरदान सिद्ध होता है।
तो प्रकृति इस तरीके से अपने जल का संचय करती है। सर्दियों में जब पानी पर्याप्त होता है तो पानी को बचाने के लिए बर्फ बना देती है। गर्मियों जब त्राही त्राही मच जाती है उस समय जमीन को पानी देने के लिए, मनुष्यों को पानी देने के लिए इन हिम शिखरों की बर्फ को क्या करती है, पिघलाकर उसे नदियों में बहा देती है। तो ये है प्रकृति का अनूठा संचयन का तरीका। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ सच में खिलवाड़ किया जा रहा है। पहाड़ी स्थलों को आज की पीढ़ी अपना विहार स्थल मानती है, घूमने का स्थान मानती है। उनके लिए वहां पर नित्य नवीन निर्माण होते रहते हैं, जिससे प्राकृतिक शोभा में कमी आ रही है। आज लोग हिल स्टेशन जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वहां रहते हैं, घूमते हैं, तो उनके लिए वहां होटल बन रही हैं, रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। फिर जब यहाँ रहने का स्थान है तो फिर लोग वहाँ पर दुकानें खोलते हैं, कचरा भी फैलता है। जितनी सुंदरता उस पहाड़ की थी वो धीरे 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 नष्ट हो रही है। साथ ही वृक्षों को काटकर पर्वतों का सौंदर्य भी नष्ट किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के अपशिष्ट को नदियों में प्रवाहित करके उस जल को विषाक्त जहरीला बनाया जा रहा है। वाहनों का धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस प्रकार प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। तो हिल स्टेशन आज सुंदर क्यों नहीं बचे? क्यों वहां पर भी अब अशुद्धियां हो गई हैं? क्यों वहां पर भी अब जहरीली हवाएं, जहरीला पानी? क्योंकि वहां हमारे जाने से लोग वहां के जो समृद्ध करने में लगे हुए हैं, बल्कि वो ये नहीं जान रहे कि वहां तो प्राकृतिक वातावरण और अधिक अव्यवस्थित होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो वृक्षों को ना तो हम स्वयं काटें और ना ही काटने दें। जब तक आवश्यकता ना हो वाहनों का वहां प्रयोग ना करें। अपशिष्ट पदार्थों को वहां नदियों में ना फेंकें। कचरा केवल कूड़ेदान में ही डालें। प्लास्टिक का प्रयोग करने से बचें। अधिकाधिक वृक्षों का रोपण करें। तो ये सब तो हिल स्टेशन में नहीं, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। वृक्षों को लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कूड़े को इधर उधर ना फेंकें, नदियों में ना बहाएं। साथ ही जितना कम हो सके उतना वाहनों का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, प्रेयर व्हील अर्थात धर्म चक्र को देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आते हैं? क्या विचार आते हैं कि लोग, हम कहीं भी चले जाएं लेकिन लोगों के अंदर जो धर्म को लेकर आस्था या अंधविश्वास है वो बना हुआ है। लॉन्ग स्टॉक में जब लेखिका ने घूमता हुआ चक्र देखा तो जिज्ञासावश उसने अपने ड्राइवर और जो गाइड था जितेंद्र नार्वे, उससे पूछा। जितेंद्र ने उन्हें बताया कि यह धर्म चक्र है और ऐसा माना जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका सोचने लगी कि गंगा नदी के बारे में भी लोगों का यही मानना है। सारे भारत में भले ही अलग अलग क्षेत्रों पर आत्मा एक ही है। हाँ, इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन लोगों की धर्म के प्रति जो आस्था, पाप, पुण्य, अंधविश्वास, ये सारी बातें दुनिया के हर जगह जाकर एक सी ही दिखाई देती हैं। तो इस तरह आपने साना साना हाथ जोड़ी पाठ समझ लिया कि किन स्थान का वर्णन किया गया है, हिल स्टेशन का वर्णन किया गया है, तो पाठ में उसके बारे में और क्या बताया गया है। तो ये सारा वर्णन कुछ ही प्रश्न, क्योंकि ये मुख्य प्रश्न थे, या यूं कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। पाठ तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रश्न जिससे आप सीख जाएं और आपके लिए बहुत लाभदायक भी सिद्ध हो। तो आप सुपर क्विक ऐसे ही करते रहिए हमारे साथ। स्टेप बाय स्टेप हम आपकी परीक्षा की तरफ आपको ले जा रहे हैं तैयारी के साथ ही। तो चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि बहुत कुछ सिखाने वाला है चैनल आपको, और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो आप जानते ही हैं कि भूलना ही नहीं है। थैंक यू।